हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी तरीके से आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ हमने और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा रखे हैं। 2023, 2024 एंड 2022 के भी हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है हर एक हालत में। राइट, क्योंकि जनाब पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। एंड आपको 2023, 2024 एंड 2022 ये सभी पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। यदि नहीं कुछ हुआ है तो फिर आगे वो हो रहा होगा टाइम के साथ, बट एट द एंड हम इन 3 साल के पीवाईक्यूज कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। एंड आपको भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। राइट, तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as region R। तो जनाब ये assertion region टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से करना, क्योंकि ये जनाब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। राइट, तो बहुत ही ध्यान से हमको इन क्वेश्चंस को करना होता है, assertion region टाइप क्वेश्चंस। तो फिलहाल हम assertion को पढ़ेंगे। The spin only magnetic moment value for FeCN whole 6 3 minus is this 1.74 Bohr magneton, whereas for FeH2O whole 6 ओके तो यहाँ पर जनाब इसकी जरूरत है नहीं, है थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, आप इतना समझ सकते हैं। FeH2O whole 6 3 plus is 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पर 2 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमको बतानी है कि उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जनाब हमको पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। राइट, आपको पता है, इसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट पता करते हैं। FeCN whole 6 3 plus, तो जनाब आयरन पर यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे ही आप चेक करेंगे कि Fe3+ होने वाला है। राइट, आयरन पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो उसके लिए हमें अब पता करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनाब होगा 3d5। यदि आपको समझ नहीं आया तो जनाब सबसे पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, सिर्फ Fe का, बिना किसी चार्ज के। तो जनाब 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, 26 होता है, यानी कि 4s2 3d6। राइट, 4s2 3d6 ये होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन। पर हमें निकालना है Fe3+, तो निश्चित तौर पर जनाब 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएगा, तो वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 3d5। राइट, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe3+ की। तो अब हमें फिलिंग करनी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे। इस तरीके से आप d ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेंगे। राइट, और हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Cn लिगेंड जनाब है यहाँ पर Cn यानी कि साइनाइड। साइनाइड जनाब कार्बन डोनर है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मार्क माई वर्ड्स, कार्बन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो निश्चित तौर पर जनाब Cn साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड ये पेयरिंग करवा देगा। राइट, ये पेयरिंग करवा देगा, तो निश्चित तौर पर जनाब 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, n = 1, यानी कि जनाब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। एंड आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का जनाब ये फॉर्मूला आपने निश्चित तौर पे कई बार पढ़ा होगा, n+2 का होल अंडर रूट। राइट, एंड n = जनाब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड जैसे ही आप यहाँ पर n = 1 रखेंगे, n = 1 यानी कि जनाब 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 इसके अंदर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। राइट, 1.7374 ऐसा कुछ होता है। एंड वही यहाँ पर हमको दिया गया है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर FeCN whole 6 3 minus is 1.74 बोर मैग्नेटॉन। जनाब अभी तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर अभी तक कोई भी गलती हमको ढूंढने में नहीं मिली है। राइट, अब हम आगे पढ़ेंगे। Whereas फॉर FeH2O whole 6 3+, ओके, तो यहाँ पर भी जनाब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होने वाली है। आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। राइट, कंपाउंड के बाहर 3+ है, H2O पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो निश्चित तौर पे Fe3+ होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जनाब बदल जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 3d5। राइट, 3d5 ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ओके, d ऑर्बिटल हमने थोड़ा सा खराब बनाया है, एक बार हम सही कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से हम d ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे, पर हमें ध्यान कहाँ पर देना है, ध्यान हमें देना है H2O। H2O का मतलब जनाब होता है वीक फील्ड लिगेंड। H2O होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो निश्चित तौर पे जनाब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। राइट, पेयरिंग नहीं होगी, तो हम कैसे फिलिंग करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स की, सिंपली तौर पे 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहने वाले हैं। जनाब n = हो जाएगा 5। राइट, यहीं पर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर Cn था साइनाइड आयन,
स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करवा दी थी उसने, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। बट यहाँ पर H2O है, वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी, तो n = 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे n+2 यानी कि जनाब यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसके अंदर हो जाएगा 7, राइट। 7 × 5 दैट इज √35। √35 यानी कि 6 से बहुत ही कम, राइट, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 36 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो आएगा 6 एंड 36 से हल्का सा ही कम 35, तो निश्चित तौर पे जनाब 5.9 के आसपास ही कुछ आने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी तक तो जनाब असर्शन वाला हमारा ये फंडा सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो हम असर्शन को कर देंगे सही, राइट, असर्शन हमारा सही है। और अब हम रीजन की तरफ चलेंगे। रीजन क्या है उसके लिए सबसे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। रीजन क्या है जनाब, रीजन इन बोथ कॉम्प्लेक्सेज Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही, रीजन भी जनाब सही है, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनाब जो यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन, जो भी आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, वो जो भी डिफरेंट आ रहा है, वो डिफरेंट आने की वजह क्या है? लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो निश्चित तौर पर जनाब 1.73 बोर मैग्नेटॉन आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहने वाले हैं, तो वहां पर जनाब 5.92 बोर मैग्नेटॉन Bm आने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट, एंड वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बट उसका रीजन जनाब होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ना कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निश्चित तौर पर जनाब दोनों सही तो हैं, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो जनाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था, आपको 2 कंपाउंड दिए गए थे एंड आपको दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था, राइट। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, बट फिर भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्रैक कर पाएंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स MEnSCN होल 4 इज। En का जनाब है इथाइलिन डायमीन, En का मतलब है इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर आप सबसे पहले देखिए, इस तरीके से होता है CH2 NH2 NH2, राइट, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। एंड जनाब यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर होते हैं, एंड ये दोनों डोनेट होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये होता है बाईडेंटेट, एंड जनाब बाईडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बाईडेंटेट होता है, बाईडेंटेट का मतलब होता है दोनों एक साथ डोनेशन करेंगे। आई रिपीट, बाईडेंटेट का मतलब होता है दोनों एक साथ डोनेशन करेंगे। बट एम्बीडेंटेट जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एम्बीडेंटेट का मतलब होता है डोनर साइड्स तो 2 हैं, डोनर साइड्स 2 हैं, बट हम एक बार में एक ही से डोनेट करेंगे, राइट। बाईडेंटेट में दोनों एक साथ डोनेट करते हैं, बट इन केस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड 2 डोनर साइट्स अवेलेबल हैं, उसके बावजूद एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा, जैसा कि यहाँ पर SCN में होता है, SCN। तो बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, SCN। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके पास 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से, एंड नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होने वाले हैं। तो जनाब या तो S वाला लोन पेयर डोनेट होगा या फिर N वाला लोन पेयर डोनेट होगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर जनाब ये होने वाला है एम्बीडेंटेट, राइट, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। तो निश्चित तौर पर जनाब SCN एम्बीडेंटेट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जनाब आंसर होने वाला है 4, राइट। तो हम अपना पेन चेंज करेंगे, आंसर 4 क्यों होगा? क्योंकि जनाब अभी जो ये En लिखा हुआ था इथाइलिन डायमीन, ये एम्बीडेंटेट नहीं बल्कि बाईडेंटेट होता है, ये यहाँ पर दोनों एक साथ डोनेशन करते हैं, राइट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, राइट, यही हमसे पूछा गया था। नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड, जनाब एम्बीडेंटेट है SCN, तो निश्चित तौर पे उसका होल 4 है, तो जनाब 4 SCN के मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो यस 4 ही हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत ही आसान बोलेंगे, कुछ भी टफ नहीं था यहाँ पर, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, राइट। और अब हमसे क्या पूछा गया है, द IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 होल थ्राइस, यानी कि यहाँ पर है ऑक्सिलेट, राइट, C2O4 को हम ऑक्सिलेट बोलते हैं। तो इसका बेसिकली हमसे पूछा गया है IUPAC नेम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ये गंदगी हो चुकी है इसको हटाते हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो ना। एंड यस, अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जनाब आप देख पाएंगे K3 पोटेशियम कॉम्प्लेक्स से बाहर है, राइट। तो जनाब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आने वाला है, CO यानी कि कोबाल्ट, C2O4 यानी कि जनाब ऑक्सिलेट होल थ्राइस,
एंड जनाब इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला है 3 निगेटिव। क्यों आएगा 3 निगेटिव? क्योंकि जनाब K3 है, पोटेशियम +1 होता है, पोटेशियम प्लस होने की वजह से यहाँ पर K3 है, तो जनाब बाहर हो जाएगा +3। तो निश्चित तौर पे इस कॉम्प्लेक्स पर 3 माइनस आने वाला है, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स हमने सही से ड्रॉ कर लिया, सही से बना लिया, राइट। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे जनाब कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है 3+, राइट। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होने वाली है एंड ऑक्सीलेट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हालांकि यहाँ पर हमसे कुछ भी ऐसा जरूरत है नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की, तो अभी के लिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर करनी है IUPAC नेमिंग। और आप सभी को पता है कि नेमिंग हम कैटायन से करते हैं, राइट। नेमिंग हम कैटायन से शुरू करते हैं, तो जनाब यहाँ पर शुरू होगी पोटेशियम से, राइट, क्योंकि जनाब वही है कैटायन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेशियम, राइट। और सिर्फ पोटेशियम लिखना है, उसके साथ और कलाकारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। हालांकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में सिर्फ पोटेशियम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी नहीं। जनाब हम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद अब हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स की जब बात आएगी जनाब यहाँ पर K3 हो गया है कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस, राइट। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में हम लिगेंड को सबसे पहले लिखते हैं, राइट। लिगेंड यानी कि यहाँ पर जनाब क्या होगा ट्राई, राइट। यहाँ पर 3 है तो निश्चित तौर पे होगा ट्राई ऑक्सीलेटो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ट्राई ऑक्सीलेटो। यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ट्रिस ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। यहाँ पर सिर्फ होगा ट्राई ऑक्सीलेटो, तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। ये सारी चीजें आपने निश्चित तौर पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ ली होंगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। अब हम क्या लिखेंगे? कहीं कहीं पर आपको देखने में आ रहा है कोबाल्ट, कहीं कहीं पर आ रहा है कोबाल्टेट, तो हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे या फिर कोबाल्टेट? उसके लिए जनाब आपको पता होना चाहिए कि एनायंस के केस में हम 8 लगा देते हैं, राइट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है तो निकलेट, फेरेट, राइट। इस तरीके से एनायंस के केस में हम 8 ऐड कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ होने वाला है कोबाल्टेट, राइट। कोबाल्टेट जनाब होगा यहाँ पर कोबाल्टेट। तो ये हो गई हमारी कोबाल्टेट के साथ में और भी हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है? 3। तो यस यहाँ पर हम लिख देंगे 3। एंड जनाब ये हो गया हमारा IUPAC नेम कंप्लीट। अब हम ऑप्शन को मैच करेंगे। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3, ओके। ट्रिस वाले तो जनाब हो जाएंगे गलत, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट नहीं जनाब, कोबाल्टेट होगा, राइट, कोबाल्टेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, आसानी था। ये आप बेसिकली बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, राइट। तो अभी तक के पूछे हुए तीनों क्वेश्चन को हम आसान की कैटेगरी में ही रखेंगे, कोई क्वेश्चन टफ या मीडियम नहीं था। तो फिलहाल हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन, ओके। तो एक बार फिर से जनाब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से हम क्वेश्चन को करते हुए चलना है। असर्शन क्या है जनाब? इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही, कोई भी गलती यहाँ पर है नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि CO यानी कि कार्बोनिल के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर जनाब Ni 0 Fe 0 ही होने वाला है, राइट। कोई भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होने वाली। तो यस, असर्शन तो जनाब हमारा सही हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। अब हम पढ़ेंगे रीजन। रीजन क्या है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई डोनर, ओके, पाई डोनर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। तो जनाब रीजन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पाई डोनर, पाई डोनर नहीं जनाब, पाई एक्सेप्टर होना चाहिए था, राइट। अब आप इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए सही करके। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर, राइट, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। अगर यहाँ पर पाई एक्सेप्टर होता तो निश्चित तौर पे ये वाला स्टेटमेंट सही होता, बट पाई एक्सेप्टर नहीं है, पाई डोनर है, तो जनाब रीजन हो जाएगा गलत। असर्शन सही, रीजन गलत, यानी कि जनाब ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इस लाइन को समझने में दिक्कत हुई है तो जनाब नोट डाउन कर लीजिए अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में, क्योंकि आगे भी ऐसी लाइनें रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। हो सकता है अगली स्टेप में आपके एग्जाम में पाई डोनर के बजाय पाई एक्सेप्टर ही लिखा हुआ हो एंड वहां पर वो लाइन सही हो, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि जनाब PYQs से ही इन्फ्लुएंस्ड पेपर आ रहा है। जनाब इन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। जनाब नॉट लिखा हुआ है, नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट, ओके। नेस्लर्स रिएजेंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है। ये होता है जनाब K2HgI4, ऐसा कुछ होता है,
राइट, K2HgI4 ये आपको याद हो चुका होगा। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन जनाब जनवरी अटेम्प्ट 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था एग्जैक्ट इसी तरीके से, राइट। जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो निश्चित तौर पे जनाब ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। K2HgI4, K2 यानी कि जनाब पोटेशियम, Hg मरकरी आयोडीन, मरकरी आयोडीन पोटेशियम ही होता है नेस्लर्स रिएजेंट में। तो आप देख पाएंगे कि नाइट्रोजन नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे वही हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि जनाब हमसे पूछा गया था नॉट प्रेजेंट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई भी कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, आप निश्चित तौर पे 5 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जनाब क्वेश्चंस में कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है जो आपको परेशान कर सके, जो जनाब आपको कंफ्यूज कर सके, राइट। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, राइट, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी नहीं हो सकते, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे ताकि वो रैंक को डिफरेंशिएट कर सकें, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी के लिए हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ओके ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक एंड द मोस्ट स्टेबल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जनाब लिगेंड 6 होने चाहिए, राइट, ऑक्टाहेड्रल। तो निश्चित तौर पे हम इसको बहुत ही आसानी से अलग कर पाएंगे, जनाब यहाँ पर भी 6 है, 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 तो जनाब ये पूछा ही क्यों है, राइट, क्योंकि चारों ही तो ऑक्टाहेड्रल हैं, तो ये क्यों ही दिया, ना ही देते तो अच्छा होता। फिलहाल डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जनाब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, तो जनाब वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड को सही से लिखते हैं, COCl6 एंड जनाब यहाँ पर आ जाएगा 3- क्यों आ जाएगा, क्योंकि जनाब बाहर लिखा हुआ है Na3 यानी कि +3 बाहर है, तो निश्चित तौर पे इस कॉम्प्लेक्स पर 3- आने वाला है। ओके, दैट्स गुड। अब आगे हम देखेंगे कि कोबाल्ट यानी कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3+, राइट, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3+। क्लोरीन यानी कि वो हो जाएगा हेलोजन डोनर, हेलोजन डोनर होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट 3+ के केस में भी हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यहाँ पर अगर NH2 होता तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता, क्योंकि जनाब कोबाल्ट 3+ के केस में NH2 नाइट्रोजन डोनर वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट हेलाइड वीक फील्ड लिगेंड ही होगा, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी, राइट, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। तो जनाब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है जनाब, 27 होता है, राइट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो जनाब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन जनाब s ऑर्बिटल से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CO3+, तो जनाब CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 3d6, यानी कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिलिंग करनी है ये आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ओके, यस, इस तरीके से हम d ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लोराइड यानी कि हेलोजन डोनर, तो निश्चित तौर पे वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6। जनाब यहाँ पर तो 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड नहीं, हमको 0 अनपेयर्ड चाहिए, तो जनाब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, राइट। नाउ ऑप्शन नंबर 2, NiNH3 Cl2 जनाब यानी कि इस कॉम्प्लेक्स पर बाहर आएगा 2+, ओके, NiNH3 इस कॉम्प्लेक्स पर बाहर आ जाएगा 2+, क्यों आएगा, क्योंकि जनाब Cl2 बाहर है। एंड Ni जैसे ही आप देखेंगे Ni2+, राइट, Ni2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, Ni2+ यानी कि कोबाल्ट के बाद आता है निकल, तो निश्चित तौर पे जनाब निकल का हो जाने वाला है 28 एटॉमिक नंबर, Ni2+ यानी कि 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा निकल का, राइट। 3d8 के केस में जनाब हम फिलिंग कैसे करेंगे, एक बार फिर से हम d ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा अच्छे से ही ड्रॉ कर लेते हैं, इतने भी खराब ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। 1 2 3 4 5, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 जनाब वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट इन केस ऑफ CO3+, अगर यहाँ पर निकल 2+ के बजाय कोबाल्ट 3+ होता तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। Ni2+ के केस में जनाब NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा, यानी कि पेयरिंग नहीं कराई जाएगी, राइट, बहुत ही सिंपल है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी जनाब आपको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल चुके हैं, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। जनाब 2 ऑप्शंस को तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। अब बात करेंगे K3COCN6, जनाब इस कॉम्प्लेक्स को भी सही से ड्रॉ कर लीजिए, COCN जस्ट अ सेकेंड होल 6
एंड K3 बाहर है तो निश्चित तौर पे 3 माइनस इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला है। यहाँ पर जनाब हो जाएगा कोबाल्ट 3+। कैसे होगा ये आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d6। यदि आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आप देख पाएंगे CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 होगी। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस जनाब आ रहा है यहाँ पर CN, यानी कि कार्बन डोनर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जनाब फटाफट से पेयरिंग करवा देंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6। अभी आपको यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो निश्चित तौर पे जनाब ये हो जाने वाला है डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन हमारा 3 ही सही होने वाला है, राइट। हमें हमारा सही ऑप्शन तो मिल चुका है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं, राइट, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जनाब, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को सही से ड्रॉ करेंगे, सही से बनाएंगे तो जनाब COH2O होल 6, तो जनाब यहाँ पर आ जाएगा 2+, राइट, क्योंकि जनाब Cl2 बाहर है, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स पे आने वाला है 2+, एंड जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आपको पता चलेगा कि CO2+ होगा, क्योंकि जनाब कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड इस केस में 3d7 होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड जब आप यहाँ पर फिलिंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जनाब है H2O, पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप फिलिंग करेंगे। थोड़ी सी हमने फिलिंग गंदी करी है, बट कोई बात नहीं, आप समझ पाएंगे कि N=3 होने वाला है। जनाब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो ऑब्वियसली जनाब ये भी पैरामैग्नेटिक ही होने वाला है। तो निश्चित तौर पे हमें हमारा ऑप्शन सही मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही होगा, क्योंकि जनाब भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा है जो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि जनाब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जनाब बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, आप 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हम सीधा सा ये निकाल लें कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जनाब आपको फॉर्मूला पता है, μ=N/N+2, राइट। ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर में अरेंज करना है एंड वो ऑटोमेटिकली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, राइट। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। चलिए जनाब सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को ही देखते हैं, FeCN। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि FeCN को हम लिखेंगे Fe जनाब जस्ट अ सेकेंड, FeCN होल 6 3-, राइट। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स, यानी कि जनाब Fe3+ होने वाला है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? जनाब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, राइट, क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में आ चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। Fe3+। Fe3+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? Fe3+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d5। कैसे होगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जनाब एटॉमिक नंबर होता है 26 आयरन का, राइट। एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी कि 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। एंड Fe3+ के केस में हम 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकालेंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से निकालेंगे। जनाब निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे पास 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा होगा। फीलिंग कैसे करेंगे जनाब? CN यानी कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम सही से ड्रॉ करते हैं, यस, पेयरिंग करवा देगा। इस तरीके से हम d ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। जनाब थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, राइट। FeCN के केस में जनाब 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उसको हम येलो पेन से लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जनाब यहाँ पर अनपेयर्ड है, ओके, दैट्स गुड। अब हम आगे चलेंगे। COF6 3-, COF6 3-, एंड जनाब यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी सी हम स्क्रीन ऊपर करते हैं। यहाँ पर जनाब होने वाला है कोबाल्ट 3+, यानी कि कोबाल्ट पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट 3+ का जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? CO3+, राइट। CO3+ है तो निश्चित तौर पर जनाब 3d6 होने वाला है, राइट। 3d6 के केस में जनाब क्या होगा? इस तरीके से हम d ऑर्बिटल फिर से ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे हैलाइड है, राइट। F6, तो निश्चित तौर पर जनाब ये होगा वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं होगी,
दैट्स गुड। पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 6 4 6 नहीं है ना, 4 5 होता है, 4 5 6। यहाँ पर जनाब n इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स गुड। पहले हमने देखा FeCN6, वहाँ पर हमको 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिला एंड यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व करेंगे। MnBr4 2 निगेटिव, यहाँ पर जनाब इसको यहाँ पर लेकर आते हैं जनाब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Mn2+ आने वाला है। Mn2+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d5। Br ये क्या है जनाब? हैलाइड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो जनाब पेयरिंग नहीं होगी। एंड पेयरिंग नहीं होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 5 के पाँचों अनपेयर्ड रहने वाले हैं। 1 2 3 4 5, पाँचों जनाब अनपेयर्ड हैं। बहुत ही अच्छी बात है, पाँचों अनपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से जनाब पेन चेंज करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे 5। बहुत ही ध्यान से देखना है, जस्ट अ सेकेंड। एक कॉम्प्लेक्स को हमको और सॉल्व करना है एंड हम सीधा आंसर तक पहुँच जाएंगे। MnCN6 जनाब यहाँ पर 3- लिखा हुआ है, राइट। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं ताकि आप देख पाएँ कि 3- कहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यस Mn3- Mn3- की 3+, सॉरी Mn3+। तो जनाब Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d4, राइट, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5, ऑब्वियसली Mn3+ की होने वाली है 3d4। एंड अगर आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको CFT से सॉल्व करते हैं 1 2 3 1 2, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। CFT के केस में जनाब इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, राइट। T2G यहाँ पर होता है एंड EG इसको बोलते हैं, राइट। तो जनाब इसकी हम फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर होगा, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि Cn ये जनाब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहना प्रीफर करता है यहाँ पर जाने से, राइट। स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ऊपर जाना नहीं चाहता है, उससे वो बेहतर होता है वो पेयरिंग ही कर ले, राइट। तो यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, राइट। अगर आप CFT से इनको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, राइट, कोई भी गलती नहीं होगी। तो अब हम इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि हम इसको किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे एंड ऑटोमेटिकली वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, राइट। तो ओके, सबसे ज़्यादा किसके पास है जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5, यानी कि MnBr4 2 निगेटिव, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसी का होने वाला है। यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया जनाब। एक ही तो हमको आता था एंड हमने वो ऑप्शन को टिक कर दिया है अभी के लिए, बट हम आगे भी देखेंगे। 5 के बाद जनाब क्या होगा? 4, राइट। 5 से छोटा जनाब 4 ही होता है, बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। ओके, तो जनाब COF6 3-, राइट, COF6 3- होना चाहिए, राइट। COF6 3- है। उसके बाद 5 4 के बाद आता है 2, राइट, एक सबसे छोटा हो जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि MnCN6 3 निगेटिव, MnCN6 3 निगेटिव एंड लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि FeCN6 3 निगेटिव। दैट्स ग्रेट, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन नंबर 3 को हम मार्क कर देंगे। क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ही आसान था, बट यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड आपको हर किसी का सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन टफ नहीं है, बट टाइम आपको चाहिए। तो बेसिकली आपको बहुत ही आराम से बैठ कर करना है, कहीं भी जल्दी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इन सभी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं ताकि हमको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, राइट। एंड इस तरीके से हम यहाँ पर भी इरेज करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में जनाब क्या है? हमको मैचिंग करनी है, राइट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड यस, हम अपना पेन वापस लेकर आएंगे, रेड पेन, दैट्स इट। तो यस, अब हम अपना रेड पेन वापस लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है जनाब? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। लिस्ट 2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जनाब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे? हमने अभी तक 8 क्वेश्चन किए हैं। 8 में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एंड यहाँ पर जनाब हमसे डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पूछे गए हैं। तो जनाब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली 3-4 टॉपिक हैं एंड घूम फिर के उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
जनाब इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, इसमें भी कौन सी सोचने वाली बात है। Cr यानी कि क्रोमियम Cn6 3 माइनस, तो जनाब क्रोमियम पर आने वाला है 3+, राइट। क्रोमियम 3+ के केस में जनाब होगा 3d3, राइट, 3d3। तो निश्चित तौर पे जनाब हम 3d3 कैसे फिल करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जनाब, ये हम ड्रॉ करेंगे d ऑर्बिटल, राइट। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे Cn है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जनाब थोड़ा सा सोचिए, अभी आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आपको s ऑर्बिटल मिलेगा एंड लास्ट में आपको p ऑर्बिटल मिलेगा, राइट। ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले ऐसे ही फिलिंग करते हैं, 1 2 3। अब आप देख पाएंगे Cn यानी कि होल 6, जनाब 6 कहाँ पर ऐड होंगे Cn, राइट। एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, 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 राइट। D2sp3। जनाब यहाँ पर पेयरिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, पेयरिंग नहीं होगी जनाब यहाँ पर, क्योंकि जनाब आप सभी को पता है D0 D1 D2 D3 इनके केस में हमें पेयरिंग नहीं करवानी होती, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा, D0 D1 D2 D3 इनके केस में पेयरिंग नहीं करवाई जाती। तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ए का जनाब हो जाएगा सेकेंड, राइट। आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। FeH2O होल 6 2+, यानी कि जनाब यहाँ पर आयरन पे आने वाला है 2+, तो उसके लिए हम इसको रफ कर लेते हैं। ये आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। एंड यस, अब बारी है FeH2O होल 6 2+ की। जनाब यहाँ पर Fe2+ होगा, राइट, आयरन पर 2+, राइट, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जनाब 3d6, राइट। एंड 3d6 यानी कि d6 के केस में हमको देखना होता है पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी, एंड वो डिपेंड करता है लिगेंड कैसा है। जनाब H2O है वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं करवाएगा। वीक फील्ड लिगेंड जनाब पेयरिंग को प्रिफर नहीं करेगा, राइट। तो कैसे हम फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे n=4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो निश्चित तौर पे बी का हो जाएगा 4th। एंड ये 2 कर दे ही शायद आप आंसर को भी क्रैक कर पाएंगे। ए का जनाब सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंड 4th नहीं होगा। बी का हो जाएगा 4th, बी का 4th, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बट फिर भी हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनाब अभी हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं। CONH3 होल 6 3+, जनाब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम येलो पेन से कराना चाहेंगे, क्योंकि कई बार बताने के बाद भी लोग इसको गलत कर ही देते हैं। CONH3 होल 6 3+, यानी कि कोबाल्ट पर जनाब CO3+, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है। बहुत ध्यान से, कोबाल्ट 3+ के केस में NH2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, एंड कोबाल्ट 2+ के केस में जनाब NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बहुत ही ध्यान से, NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोबाल्ट 2+ के साथ, एंड NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोबाल्ट 3+ के साथ। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, राइट। CO3+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 होगी, एंड इसकी भी हम पेयरिंग करा देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम कराएंगे पेयरिंग, क्योंकि जनाब यहाँ पर NH2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। जनाब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, आप देख पाएंगे। जनाब 3rd C यानी कि C का हो जाएगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इसी तरीके से जब आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि NiNH3 होल 6 2+ के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो निश्चित तौर पे जनाब C का हो जाएगा फर्स्ट एंड D का हो जाएगा 4th। ऑप्शन नंबर 1 हमें पहले से ही सही मिल चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं NiNH3 होल 6 2+ के केस में क्या होगा, तो आपको हम जल्दी से बताते हैं। Ni2+ होने वाला है, एंड 3d8 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d8 होगा। NH3 यहाँ पर जनाब वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो निश्चित तौर पे पेयरिंग को प्रीफर नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे हुए हैं, तो वही हमसे यहाँ पर टिक करवाया गया है। डी का हो जाएगा सेकेंड, यानी कि डी का हो जाएगा 3rd ऑप्शन, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आगे भी पूछे जाते रहेंगे। एंड यस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th की, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 6.06 बोर मैग्नेटॉन। जनाब ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स, एंड इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है 6.06। तो हमसे पूछा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली हमें बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। NCS
जनाब यहाँ पर आप लिगेंड देख पा रहे हैं, इसका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज होता है -1। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। बट मोस्टली लोगों को इसका पता ही होगा इसका चार्ज क्या होता है। NCS का चार्ज होता है -1। जनाब होल 6 है तो निश्चित तौर पर जनाब टोटल चार्ज कितना होने वाला है, इसके लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जनाब टोटल चार्ज होगा -6, राइट। इसको होल्ड पे रखिए, आगे बढ़िए। Mn मैग्नीज, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 6.06 बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट है। एंड ये मैग्नेटिक मोमेंट कब पॉसिबल है, जब आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, राइट। अभी अभी आपने सॉल्व किया हुआ है, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अगर आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पर हम n = 5 रखेंगे। जब आप n = 5 रखेंगे तो √35 आएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5.92 के अप्रॉक्स कुछ आएगा। 5.92 को हम 6.06 भी लिख सकते हैं, राइट। कोई इसमें बहुत बड़ा तांडव करने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप आसानी से समझ पाएंगे कि 5.92 बहुत ही करीब हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। हमने 2 चीज़ें पता कर ली, NCS का ओवरऑल चार्ज होगा -6 एंड हमको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जनाब अब हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि Mn पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Mn पर जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। एंड इसी केस में आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट। हमने 1 बाई 1 चीज़ों को क्रैक किया एंड हम आसानी से आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जनाब Mn2+ होनी चाहिए, राइट। Mn2+ के केस में ही 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। ओके, दैट्स गुड। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। Mn2+, तो इस कंपाउंड को हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। जनाब यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि Mn, हम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे एंड आंसर तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड अभी अभी आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया -6। जनाब -6, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, 2 + -6, राइट। तो इक्वल टू जनाब आएगा -4। तो इस कॉम्प्लेक्स पर -4 का चार्ज होना चाहिए, -4 का चार्ज होना चाहिए। आपको माइनस ऑलरेडी दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर जनाब x = 4 ही होने वाला है, राइट। x = 4 जो हमसे पूछा गया था। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हमने क्रैक किया, बट एक बार फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्योंकि जनाब यहाँ पर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, राइट। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी गई है एंड 1 बाई 1 आप आंसर को क्रैक कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आपने जैसे ही इसको देखा आपको ये पता होना चाहिए कि NCS का टोटल चार्ज क्या होगा। उसके लिए आपको NCS का चार्ज पता होना चाहिए, -1 × 6, -6 हो जाएगा। एंड आपने देखा कि 6.06 बोर मैग्नेटॉन के लिए हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, तब जाकर हम 6.06 बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट अचीव कर पाएंगे, राइट। उसके लिए हमें Mn2+ चाहिए क्योंकि जनाब 3d5 के केस में ही 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। एंड इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे एंड हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। 1 बाई 1 हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड हम आंसर को क्रैक कर पाएंगे। एंड अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, बट उससे पहले हमको यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। एंड यस, अब हमने जगह बना ली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन FeCO5 VO2 पॉजिटिव WO3। तो बेसिकली यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमको बतानी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होने वाली है, तीनों को ऐड करके। ओके, तो FeCO5 की केस में जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्यों होगी 0 को हम इस तरीके से लिखते हैं 0 क्यों होगी, क्योंकि जनाब कार्बोनिल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, राइट। कार्बोनिल पर कोई भी चार्ज होगा नहीं एंड यहाँ पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो निश्चित तौर पर जनाब आयरन पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। दैट्स गुड, यानी कि जनाब यहाँ पर होने वाला है 0। बट अब हम बात करेंगे VO2 पॉजिटिव की, राइट। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव एंड V को चलिए जनाब हम x मान लेते हैं कि V की ऑक्सीडेशन स्टेट x है। ओके, प्लस ऑक्सीजन जनाब 1 है। जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन का जैसे कि हम सभी को पता है कि -2 होता है, ओवरऑल 2 + 2 लिख देते हैं। x = जनाब आने वाला है +4, राइट। जब -2 इधर जाएगा तो +2 में हो जाएगा, +2 + 2 + 4, राइट। x = +4। ओके, तो जनाब हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई है वैनेडियम की। अब हम बात करेंगे WO3, इसको हम W को मान लेते हैं x प्लस जनाब O3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, ओवरऑल चार्ज क्या है 0। जनाब x = आ जाएगा 6।
6 + 4 + 0 = 10, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार। इसमें क्या है, यहाँ पर हमें 10 लिखना था, 4 नंबर मिल जाते हैं, राइट। 3 कंपाउंड बेसिकली आपके पास दिए हुए हैं एंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें बहुत ही आसान सी प्लस माइनस करनी होती है एंड डायरेक्टली हम आंसर को क्रैक कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी अभी तक के लिए कुछ नहीं था एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए एक बार फिर से हमको ये सभी कुछ क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट। द ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना है एंड जैसे ही आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4 को देखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन, यानी कि तीनों हैलाइड तीनों हट जाएंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होने वाला। तो क्या NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 3+ के केस में जनाब NH2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। कितनी बार आपको बताएं कि CO3+ के केस में जनाब NH2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा एंड आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निश्चित तौर पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होने वाला है। अगर यहाँ पर कोबाल्ट पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो NH2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह नहीं बल्कि वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता, राइट। यही हमारा सही आंसर होने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, कुछ भी टफ नहीं था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जनाब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देयर आर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G। ओके, T2G में पूछा गया है, यानी कि हमसे CFT के तरीके से सॉल्व करवाना चाहता है। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है जनाब, K4FeCN6। तो जनाब ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर आपको ये नहीं पता था तो जनाब इस क्वेश्चन को आगे आप प्रोसीड ही ना कर पाते। इस कॉम्प्लेक्स को हम सही से बना लेते हैं। Fe जनाब होगा FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज बाहर आएगा, K4 है, यानी कि 4- आने वाला है बाहर, राइट। एंड अब हम देखेंगे Fe पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Fe पर जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2+। तो जनाब 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 होती है। तो जनाब फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 एंड ये होते हैं T2G सेट एंड ये होता है EG सेट, राइट। ये आपने CFT में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। एंड अब हम देखेंगे लीगेंड कैसा है एंड जब आप देखेंगे CN, यानी कि ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जनाब स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जनाब स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग करना प्रीफर करते हैं, राइट। बहुत ही ध्यान से सुनना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग करना पसंद करते हैं। तो चलिए जनाब फिलिंग करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जनाब यहीं पर रहेगा, यानी कि 4 5 6। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G सेट में ही होने वाले हैं, EG सेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एंड हमसे पूछा क्या गया था जनाब, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे गए हैं, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जनाब यहाँ पर 3 पेयर आपको आसानी से नजर आ रहे होंगे। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो निश्चित तौर पे 6 होता, बट यहाँ पर पूछे गए हैं पेयर। जनाब यहाँ पर हमें 3 लिखना था 4 नंबर पाने के लिए, राइट। क्वेश्चन आसान था, कुछ भी टफ नहीं था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए जनाब अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बेसिकली हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको लिस्ट 1 मिलेगी जिसमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। लिस्ट 2 में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दी हुई है एंड बेसिकली हमको यहाँ पर मैचिंग करनी है। जनाब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए हमको CFT आनी चाहिए, राइट। तो हम A से शुरुआत करेंगे, A यानी कि TiH2O6 2+। यहाँ पर आप देखेंगे कि Ti2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया कि टाइटेनियम पर 2+ चार्ज कैसे होगा, तो आप यहाँ पर देखिए इस पूरे कंपाउंड पर 2+ चार्ज बाहर है, H2O में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर टाइटेनियम 2+ ही होने वाला है, राइट। एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d2, राइट। तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर 3d2 लिख रहे होंगे। अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए। T2G एंड EG में ये ब्रेक होता है, राइट। T2G यहाँ पर हो जाएगा T2G एंड EG। अब बहुत ही ध्यान से देखना है, आपने निश्चित तौर पे ये सभी चीज़ें CFT में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, राइट। एंड यहाँ पर ये जनाब होता है बैरी सेंटर, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3
एंड उसके बाद हम देखेंगे H2O यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में जनाब ये स्प्लिटिंग कम होती है, राइट। जो आप देख पा रहे हैं T2G एंड EG के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर कम होती है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्प्लिटिंग कम है तो जनाब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग करना पसंद करेगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का यूज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जनाब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली बट आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आगे के क्वेश्चन में यूज होने वाला है, राइट। सॉरी, आगे के ऑप्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्वेश्चन में नहीं। तो बेसिकली ऑप्शन में यूज होगा। तो फिलहाल के लिए हम T2G एंड EG इसकी CFSE निकालते हैं। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर येलो पेन वापस लेकर आएंगे। इसके बीच की जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं उसको हम 0.6 डेल नॉट लिखते हैं। अभी के लिए सिर्फ समझते चलिए, आगे हम आसानी से कर पाएंगे। एंड यहाँ पर के लिए हम -0.4 डेल नॉट लिखते हैं, राइट। -0.4 डेल नॉट ऊपर प्लस 0.6 डेल नॉट। एंड CFSE का फॉर्मूला क्या होगा? CFSE का फॉर्मूला जनाब होगा इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। तो जनाब यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0 लिखेंगे, इनटू 0.6 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 2 इनटू जस्ट अ सेकेंड इनटू -0.4 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड इक्वल टू जनाब आ जाएगा CFSE। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जनाब 0 हो जाएगा, एंड एट द एंड आने वाला है -0.8, राइट। -0.8 आने वाली है CFSE इसकी TiH2O होल 6 2+ की। तो निश्चित तौर पे हम जनाब कौन सा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4th, राइट। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अभी तक तो जनाब सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, उसके पहले हम अपना रेड पेन वापस लेकर आते हैं, राइट। नाउ वनेडियम VH2O होल 6 2+, तो निश्चित तौर पे जनाब V2+ होने वाला है। एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? तो जनाब स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, यानी कि वनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। तो बेसिकली वनेडियम 2+ है, तो निश्चित तौर पे 3D3 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वनेडियम 2+ की, राइट। एंड यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये वाला भी बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हो जाएंगे T2G के 3 ऑर्बिटल एंड यहाँ पर हो जाएंगे EG के 2 ऑर्बिटल। यहाँ पर भी बेसिकली तीनों इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही होने वाले हैं, T2G में होने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप यहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर हम सेकेंड नंबर लिख देते हैं, राइट। समझने के लिए आप समझ सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल जनाब 0 इलेक्ट्रॉन है, इनटू 0.6 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G में, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे एंड -0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1.2, राइट। -1.2। तो निश्चित तौर पे जनाब बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा फर्स्ट -1.2। तो अभी तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के केस में जनाब क्या होगा, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे हम, MnH2O होल 6 3+। तो सी के लिए जनाब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जनाब Mn3+ होने वाला है, राइट। Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? वो होगी जनाब 3D4। तो बेसिकली यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए, यहीं पर हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो बेसिकली हम T2G के 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं एंड EG के 2 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, राइट। नीचे वाले T2G के हो जाते हैं और ऊपर वाले EG के हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है एंड अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या फिर यहीं पे पेयरिंग कर लेगा। उसके लिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग करना पसंद करेगा। बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड के केस में जनाब क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी, राइट। स्प्लिटिंग कम होगी तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रीफर करेगा, पेयरिंग नहीं, राइट। वीक फील्ड लिगेंड के केस में जनाब पेयरिंग को हम प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि जनाब यहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत ही कम है। तो निश्चित तौर पे ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आएगा क्योंकि जनाब H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर यहाँ पर CN होता या फिर कोई कार्बन डोनर होता तो निश्चित तौर पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता एंड यहाँ पर पेयरिंग को ही हम प्रीफर कर रहे होते, राइट। अब हम यहाँ पर CFSE पता करेंगे। उसके लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल इनटू 0.6 इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल यानी कि 1 इनटू 0.6 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 3 इंटू -0.4, राइट। नीचे के लिए आपको माइनस साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब 0.6 आ जाएगा एंड -1.2, राइट। अभी तक तो हमने आई थिंक बिल्कुल सही किया है।
एंड आगे क्या होगा जनाब 0.6, राइट, माइनस का हो जाएगा क्योंकि जनाब यहाँ पर माइनस है, माइनस 0.6 होने वाला है सी का, यानी कि सी का हो जाएगा जनाब सेकेंड, राइट। एंड निश्चित तौर पे अभी तक हमको आंसर मिल चुका है, बट अभी हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो हम हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। नाउ ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं हम लगे हाथ। FeH2O होल 6 3+, जनाब Fe3+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा जनाब, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d5, राइट। एंड 3d5 की हम फिलिंग कैसे करेंगे, उसके लिए जनाब 1 2 3 1 2, यानी कि जनाब नीचे वाले हो जाएंगे T2G एंड ऊपर वाले हो जाएंगे Eg। अब 1 2 3, अब हम चौथा या पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल करेंगे, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो निश्चित तौर पे जनाब स्प्लिटिंग कम होगी तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रीफर करेगा, राइट। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। एंड जनाब जैसा कि आप जानते हैं ये होता है बैरी सेंटर, तो निश्चित तौर पर CFSE के कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, CFSE इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल दैट इज 2 × 0.6 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 3 × -0.4 डेल नॉट भी आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल चुके हैं, इन सभी में आपको डेल नॉट भी ऐड करना होगा, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1.2 यहाँ से आएगा, -1.2 यहाँ से आ जाएगा, तो बेसिकली जनाब ये हो जाएगा 0, राइट। यहाँ पर CFSE 0 हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे D का हो जाएगा थर्ड। अब हम देख लेते हैं A का फोर्थ एंड B का फर्स्ट, A फोर्थ B फर्स्ट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों हम कट कर देते हैं। C का जनाब हो जाएगा सेकेंड, C का सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो चुका है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही बेसिक जानकारी की जरूरत थी। CFT का यदि बेसिक नॉलेज भी आपको है तो आप निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड यस, आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। उसके अलावा इस क्वेश्चन में बहुत कुछ टफ नहीं है, बट फिर भी आपको 1 से 2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर हमसे पूछा गया है। एंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, ABCDE 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर में बेसिकली हमको अरेंज करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। Fe 3+ होने वाला है, राइट। Fe 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d5 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइनाइड है, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी Cn। तो हम बेसिकली d ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। 1 2 3 4 यानी कि 5 हमारे पास हो चुके हैं। अब हम फिलिंग कैसे करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cn यानी कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होकर ही रहेगी। नाउ 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिल चुका है जनाब, इसके पास होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, राइट। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है FeCN होल 6 3- में। और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, FeF6 3-। चलिए जनाब नीचे आते हैं, यहाँ पर भी जनाब हो जाएगा Fe3+, यानी कि 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है। बट यहाँ पर चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा जनाब लिगेंड की वजह से। 1 2 3 4 5, ओके। FeF6 जनाब यहाँ पर है फ्लोरीन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी, तो जनाब पांचों के पांचों अनपेयर्ड ही रहने वाले हैं इस तरीके से, राइट। 1 2 3 4 5 जनाब यहाँ पर पांचों ही अनपेयर्ड हैं जनाब, निश्चित तौर पे हम इसको यहीं पर लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड हैं। और अब आप देख पाएंगे COF6 3-, तो निश्चित तौर पे जनाब C को हम कहाँ पर करेंगे, चलिए जनाब यहीं पर कर लेते हैं 6C को, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे। कोबाल्ट 3+ के केस में जनाब नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, बट यहाँ पर है हैलाइड जनाब यहाँ पर भी वीक फील्ड लिगेंड ही होने वाला है। तो जनाब CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3d6, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d6, तो निश्चित तौर पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है एंड हैलाइड होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे जनाब पेयरिंग को हम प्रीफर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जनाब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए हमको, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, राइट। COF6 3- में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो अभी तक हमने 1 5 और 4, तो जनाब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले हैं। अब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, Cr ऑक्सिलेट होल 3 3-। जनाब क्रोमियम के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं Cr, ओके। तो जनाब क्रोमियम पर भी 3+ ही आने वाला है। क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, वो होगी जनाब 3d3, राइट, 3d3।
एंड इस केस में भी आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिलने वाले हैं, राइट। सारे के सारे अनपेयर्ड ही होंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। NiCO होल 4 जनाब यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, राइट। NiCO होल 4, NiCO होल 4 में जनाब Ni यानी कि निकल पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 एंड 3d8, राइट। 3d8, 4s2 3d8 होने वाला है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनाब आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको हम अच्छे से ड्रॉ करना चाहेंगे इस तरीके से। जनाब ये हो जाएगा d ऑर्बिटल, यहाँ पर हो जाएगा s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेफ हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड d ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्बोनिल यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो निश्चित तौर पर जनाब पेयरिंग होकर ही रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, राइट। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड अब हमने सभी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, तो जनाब हम करेंगे ऑर्डर में अरेंज। तो उसके लिए हम येलो पेन को वापस से लेकर आते हैं, राइट। तो जनाब सबसे बड़ा क्या होने वाला है, बी ऑप्शन सबसे आगे होना चाहिए। बी ऑप्शन सबसे आगे होना चाहिए, यानी कि ये तो होने से रहा। एंड बी के बाद जनाब होना चाहिए सी, बी के बाद होना चाहिए सी, अभी तक तो बिल्कुल सही है दोनों। बी के बाद सी 5 4 3 यानी कि बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी अभी तक सही है। एंड ए, बी सी डी ए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। एंड लास्ट में जनाब ई आएगा, जिसके बाद 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जनाब ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चुटकियों में पता कर सकते हैं। एंड ऑर्डर में अरेंज करना तो आप बचपन से सीख रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन को अभी हम इजी की कैटेगरी में ही रखेंगे। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर सके, जो आपको चैलेंज कर सके, राइट। तो जनाब अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द कॉम्प्लेक्स दैट डिसॉल्व इन वाटर, द कॉम्प्लेक्स दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन सा वाटर में बेहतरीन तरीके से डिसॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। जनाब वाटर में वही डिसॉल्व होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, राइट। तो जब आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं होने वाली। बट जैसे ही आप चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो उसके लिए जनाब ऑप्शन नंबर 4 ही सही होने वाला है। तो जनाब डिसॉल्व इन वाटर का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाजवाब तरीके से होगी वही वाटर में डिसॉल्व होगा। तो बस यदि आपको इतना पता था तो आप निश्चित तौर पे इस ऑप्शन को टिक कर पाते। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, बट बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी। बट इन ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी। तो यस, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होने वाला है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16, द सेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड, व्हिच डज नॉट हैव, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जनाब, यहाँ पर हमको पता करना है कि कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। चलिए जनाब ऑप्शन नंबर हम 1 से देखते हैं, C2O4 -। तो जनाब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, तो जनाब इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे C2O4 को। यहाँ पर जनाब O लगा दीजिए, यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, क्योंकि जनाब हमसे पूछा गया है C2O4 राइट। तो यहाँ पर भी जनाब इस तरीके से हम O ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम इस तरीके से, राइट। तो ये जनाब हो जाएगा C2O4 तो ये बेसिकली होता है बाइडेंटेट, राइट, बाइडेंटेट। तो यस, अब हम आगे चलेंगे, यानी कि इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन को तो निश्चित तौर पे आपने कई बार ड्रा किया है, NH2NH2, राइट। यहाँ पर जनाब ये लोन पेयर हो जाएंगे एंड ये भी होता है बाइडेंटेट, राइट। जनाब ये दोनों ही बाइडेंटेट होते हैं। एंड जब आप H2O को देखेंगे तो निश्चित तौर पे जनाब ये भी एम्बीडेंटेट नहीं है। एम्बीडेंटेट के लिए बेसिकली आपको 2 डोनर साइड चाहिए, बट उन दोनों में से एक टाइम पर सिर्फ एक ही डोनेट करे, राइट। तो एम्बीडेंटेट बेसिकली ये होता है। बट इन केस आप बाइडेंटेट दोनों एक साथ डोनेट करेंगे एंड यहाँ पर भी दोनों एक साथ ही डोनेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनाब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होने वाला है। C2O4 एंड इथाइलिन डाइमीन ये दोनों तो बाइडेंटेट हैं, एम्बीडेंटेट नहीं है। एंड H2O भी एम्बीडेंटेट नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होने वाला है, क्योंकि हमसे पूछा गया था डज नॉट, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो EDTA4- ऑब्वियसली ये जनाब होता है एम्बीडेंटेट एंड NCS नेगेटिव ये भी एम्बीडेंटेट होता है। एंड इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में भी तीनों के तीनों आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं मिलने वाले, राइट। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो चुका है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following complex has a possibility to exist as a मेरिडोनियल आइसोमर। इसके लिए जनाब आपको ये पता होना चाहिए MA3B3 के केस में मेरिडोनियल आइसोमरिज्म होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख लीजिए MA3B3 कौन सा है, MA3B3, यस, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है जनाब, MA2B2, नहीं जनाब ये तो नहीं होने वाला। CO यानी कि MA2B2 ये भी नहीं होगा। MA3 नहीं, ये भी नहीं होगा। MA3B3 होना चाहिए मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसानी से क्रैक किया। यदि आपको इतना पता था तो निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर क्रैक कर सकते थे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे, द रेशियो ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। ओके, यहाँ पर हमको बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है। ओके, तो जनाब क्वेश्चन तो आसान है बट थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, तो हो सकता है कई लोग इसमें फंस जाएं। जनाब पहले कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं, यानी कि क्रोमियम पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3d3, एंड तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो निश्चित तौर पे जनाब म्यू क्या आने वाला है, इसको हम बेसिकली सॉल्व नहीं करेंगे पूरी तरीके से। 3 एंड n+2 होता है तो निश्चित तौर पे जनाब 5 आ जाएगा, यानी कि √15 आने वाला है। एंड क्रोमियम H2O होल 6 3+, तो यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ ही होने वाली है। एंड यहाँ पर जनाब H2O है, H2O यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। तो जैसा कि आप जानते हैं D0, D1, D2, D3 इनके केस में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड से मतलब नहीं है जनाब, पेयरिंग नहीं होने वाली, राइट, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी अनपेयर्ड ही रहते हैं जनाब। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d3 एंड यहाँ पर भी तीनों अनपेयर्ड होंगे, तो निश्चित तौर पे म्यू इक्वल टू √15 ही आने वाला है। √15 डिवाइड बाई √15 दैट इज 1, राइट। हमसे बेसिकली यहाँ पर रेशियो ही पूछा गया था, तो यस यहाँ पर हमको 1 लिखना था 4 नंबर के लिए। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि D0, D1, D2, D3 इनके केस में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, हम पेयरिंग नहीं करवाते हैं, राइट, क्योंकि हमें पेयरिंग करवाने की कोई भी जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो यस, इस क्वेश्चन को अभी हमने बहुत ही आसानी से क्रैक किया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की दम पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ Ni2+ इज रिप्लेस्ड बाई Pt2+ इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2 होल 2 नेगेटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज। तो बेसिकली आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एंड हमसे पूछा गया है कि अगर हम Ni के बजाय Pt लिख दें, यानी कि निकल के बजाय यदि हम प्लेटिनम ले आएँ तो क्या प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, यदि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो हमको यहाँ पर मार्क करनी है, राइट। तो जनाब इसको समझने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर जनाब हम लिखेंगे Ni2+ एंड यहाँ पर लिखेंगे हम Pt2+, राइट। Ni2+ को बेसिकली हमको प्लेटिनम 2+ से रिप्लेस करना है और फिर बताना है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होंगी या फिर नहीं होंगी। तो जनाब Ni2+ के केस में क्या होगा, ये होगा जनाब, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d8 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है 5d8। बहुत ही ध्यान से देखिए 5d8 क्यों होगा, क्योंकि जनाब ये 5d सीरीज का एलिमेंट है, राइट, एंड निकल है 3d सीरीज का एलिमेंट, तो निश्चित तौर पे 3d8 एंड 5d8 होने वाला है। एंड बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड क्या होंगे, वो सभी कुछ आप सिर्फ और सिर्फ 3d सीरीज के लिए पढ़ते हैं। अगर आप 4d सीरीज या फिर 5d सीरीज के बारे में बात करेंगे तो सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं, चाहे फिर वो हैलाइड आयन ही क्यों ना हो, राइट। हैलाइड्स भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होने वाले हैं। तो जनाब जो आप यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन देख पा रहे हैं, जनाब क्लोरीन एंड ब्रोमीन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये है 3d सीरीज का एलिमेंट, बट यही क्लोरीन एंड ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे 5d में, राइट। प्लेटिनम के केस में जनाब क्लोरीन एंड ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। एंड अब यहाँ पर आएगा बदलाव, कैसे आएगा, 3d8 की जब हम फिलिंग करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनाब यहाँ पर n इक्वल टू 2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनाब 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नहीं मिलने वाला, n इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग फटाफट से करवा दी जाएगी। एंड अब यहाँ पर निश्चित तौर पे जनाब ज्योमेट्री बदलने वाली है, राइट। यहाँ पे जनाब क्या आएगा, sp3, राइट। sp3 के केस में जनाब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, एंड यहाँ पर आएगा dsp2 के केस में जनाब ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। तो यस, ज्योमेट्री बदलेगी, राइट। Ni2+ को यदि हम Pt2+ से रिप्लेस कर दें तो जनाब ज्योमेट्री बदलने वाली है। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जनाब बदलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर होना जरूरी है, राइट। तो ये भी बदल जाएगा, क्योंकि जनाब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये है टेट्राहेड्रल, यदि हम लिखना चाहें तो लिख ही देते हैं जनाब, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। sp3 के केस में जनाब टेट्राहेड्रल होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। dsp2 की वजह से जनाब ये होता है स्क्वायर प्लेनर, राइट। एंड अब हम आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कायरल नहीं है, राइट। यदि आप देखना चाहें कायरल के लिए चारों डिफरेंट होने चाहिए। Ni से जनाब जब आप ये चारों को जोड़ेंगे तो जनाब 2 क्लोरीन हो जाने वाले हैं एंड 2 ब्रोमीन हो जाने वाले हैं। जनाब यहाँ पर आपको कायरल नहीं मिलने वाला। यदि आप यहाँ पर निकल के बजाय प्लेटिनम भी लिखेंगे तब भी आपको कायरल नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जनाब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला,
चाहे आप निकल को प्लेटिनम से रिप्लेस ही क्यों ना कर दें, राइट। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निश्चित तौर पर जनाब ये तो बदलने वाली हैं, राइट। यहाँ पर n = 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पर जनाब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जनाब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये तीनों ही बदल जाएंगी अगर हम निकल को प्लेटिनम से रिप्लेस करते हैं तो, राइट। तो ऑप्शन नंबर A, B, D यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होने वाला है जनाब। करेक्ट ही पूछा गया था, यस जनाब पूछा था फॉलोइंग, ओके यस, तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ABD यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होने वाला है। ओके तो जनाब ये हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, आपको इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर रिपीट करना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, राइट। तो फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, नहीं जनाब अभी तक तो सिर्फ हमने 19 करे हैं, 20वां हम करने जा रहे हैं जनाब। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है एंड लिस्ट 2 में जनाब कलर है, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पर तो याद ही करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कलर के केस में आपके पास कोई बहुत खास लॉजिक होता नहीं है, जनाब आपको याद ही करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट, जनाब ये होता है व्हाइट कलर का, राइट। ये आपको याद होना चाहिए, यदि आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट होता है व्हाइट कलर का। एंड ऑप्शन नंबर बी को जब आप देखेंगे तो जनाब ये क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, राइट। पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट जनाब ये होता है येलो कलर का, राइट। एंड जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, तो जनाब मैंगनीज हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये हो जाएगा जनाब ब्राउन, राइट। एंड ऑप्शन नंबर डी ये तो जनाब है प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू का जनाब कलर होता है डी ब्लू, राइट। तो डी का हो जाएगा 4th। तो बेसिकली ये 3 तो थोड़े से नए होंगे आपके लिए, बट निश्चित तौर पे डी का 4th ये आपको पता ही होना चाहिए। यदि आपको एक भी पता था ना डी का 4th, तो निश्चित तौर पे जनाब आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते थे। यदि आपको ये तीनों नहीं आते थे, राइट, मान लीजिए आपको ये तीनों नहीं आते थे, फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे, राइट। पर अभी ये तीनों आपके सामने आ चुके हैं तो निश्चित तौर पे ये तीनों अभी आपको याद होने चाहिए, राइट। जनाब ए का हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का जनाब फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, एंड डी का 4th। तो जनाब ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्रैक किया। तो बेसिकली इन क्वेश्चन को आपको दोबारा से रिपीट करना है एंड जो भी बताया जा रहा है उसको याद रखना है अगले क्वेश्चन के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जनाब क्या है, 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी असर्शन रीजन टाइप है। असर्शन क्या है जनाब, COCl NH3 2+ absorbs at lower wavelength of light with respect to CO NH3 5 H2O 3+, ओके। तो इसके लिए जनाब बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड is inversely proportional to strength of ligand, right, is inversely proportional to strength of ligand and inversely proportional to stability of compound। तो जनाब ये वाली पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, राइट। तो अभी तक आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा एंड अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे, राइट, इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में ही कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, दोनों में ही कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप लिगेंड की तरफ देखेंगे, क्लोरीन NH3 एंड यहाँ पर देखेंगे H2O NH3 तो दोनों में ही NH3 है। तो अभी के लिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसके बेसिस पर हम कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बट हम देखेंगे क्लोरीन एंड H2O, क्लोरीन एंड H2O, तो जनाब आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, यानी कि जनाब H2O की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्लोरीन से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जनाब आप पाएंगे कि H2O इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, राइट। तो निश्चित तौर पे आप इसको पकड़ पाएंगे। तो बस जनाब हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी आप इसको देखिए, लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी लैम्डा कम एब्जॉर्ब होगी। तो निश्चित तौर पे जनाब H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब H2O की कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन की कम बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पे जनाब असर्शन हो जाएगा गलत। तो आपको ये चीज़ अगर नहीं आती थी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे एट एनी कॉस्ट, तो जनाब आपको ये आना चाहिए, राइट। अब हम रीजन की तरफ जाएंगे। इट इज़ बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इट इज़ बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये, क्योंकि डी ट्रांजिशन भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि अगर D0 D10 है तो निश्चित तौर पे जनाब वो होगा कलरलेस।
राइट। तो जनाब रीजन हमारा सही हो जाएगा, असर्शन गलत हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो बेसिकली अगर आपको ये पता चल गया था असर्शन गलत है तो हमें रीजन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर असर्शन गलत हो गया तो उसके बाद आपको इन तीनों ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। तो फिलहाल हम देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेटॉन BM spin only magnetic moment of Fe in FeH2 whole 6 3 plus FeCN whole 6 3 minus complexes respectively is। तो बेसिकली यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। जनाब सबसे पहले हम देखेंगे FeH2O होल 6 जनाब ऐसे लिखेंगे एंड 3 प्लस। यहाँ पर आप देख पाएंगे Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस, तो जनाब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d5। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 होगी। अभी के लिए हम नीचे भी आते हैं, इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड FeCN होल 6 में भी आपको Fe3 प्लस ही मिलने वाला है एंड इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 ही होगा। तो इसके लिए भी हम d ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते जाना है हमको। पर जब आप लिगेंड को देखेंगे तो FeH2O होल 6 H2O यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, CN साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O जनाब पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो 5 के पांचों जनाब अनपेयर्ड ही रहने वाले हैं। बट इन केस ऑफ साइनाइड पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 सिर्फ n इक्वल टू 1 यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, n इक्वल टू 5 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। 5 इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है 5.92। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट आता है 1.73। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए √n+2 वाले फॉर्मूले से। जनाब n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 5, तो जनाब 5.92 1.732, यस दैट्स इट। ऑप्शन नंबर 3 जनाब हमारा सही हो जाएगा। तो जनाब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जनाब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड हमको CFSE पता करनी है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो जनाब आप इस क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए या फिर इसको होमवर्क के लिए मार्क कर लीजिए। हमने लास्ट में आंसर शीट प्रोवाइड करी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है या फिर नहीं। हमने यानी आपने, राइट, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जनाब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशंस आर ओके ए क्लोरोफिल कोबाल्ट, तो निश्चित तौर पर जनाब ये मिसमैच्ड ही होने वाला है, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट, क्योंकि हमें मिसमैच्ड फाइंड आउट करने हैं। वाटर हार्डनेस EDTA बिल्कुल सही, यानी कि ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें मिसमैच्ड फाइंड आउट करने हैं। ओके, फोटोग्राफी AgCN होल ट्वाइस, तो बेसिकली ये वाला भी गलत ही होने वाला है। विल्किंसन कैटलिस्ट PH3P होल थ्राइस RHCl बिल्कुल सही, ये बेसिकली आपने RH आगे लिखा देखा होगा जनरली, राइट, बट ये भी यहाँ पर सही होने वाला है। चिलेटिंग लिगेंड D पेनिसिलामीन, ओके, ये भी सही होने वाला है। तो हमको मिसमैच्ड फाइंड आउट करने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नहीं जनाब A, यानी कि A एंड C वाला कोई ऑप्शन है क्या, A एंड C, यस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होने वाला है, क्योंकि जनाब A एंड C यही दोनों मिसमैच्ड हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो जनाब अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, द कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरान इन BF4 होल निगेटिव, राइट। बोरान के जनाब क्या होगा, बोरान में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड निगेटिव की वजह से हम एक और ड्रॉ कर लेंगे। फ्लोरीन जनाब 4 फ्लोरीन है, तो चारों फ्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे, तो जनाब कोवैलेंसी क्या होने वाली है 4, कोवैलेंसी हो जाएगी 4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 3, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3, तो 4 एंड 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली +3 क्यों लिख दी, तो जनाब अगर ऐसा डाउट है तो फिर नजरें स्क्रीन पर रखिए, सभी कुछ समझ में आ जाएगा। बोरॉन को बेसिकली हम X लिखते हैं, फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1 जनाब चार्ज होता है फ्लोरीन पे, एंड 4 फ्लोरीन है एंड इक्वल टू जनाब -1 बाहर आने वाला है, एंड जब -4 यहाँ से बाहर जाएगा तो जनाब हो जाएगा +4 -1 +4, तो निश्चित तौर पे +3 आने वाला है। अब आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो इसकी वजह से ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन को +3 लिख दिया था, राइट। तो बेसिकली अभी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो जनाब तो जनाब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अट्रैक्शन होगा, यस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हमको यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में ये पता करना है कि किसके पास
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, राइट, उसी को हम टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप देखिए NiH2O होल 6 2+, इसके केस में जनाब क्या आएगा Ni2+। निकल 2+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3D8, राइट, 3D8 H2O है। जनाब यहाँ पर जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 5 3 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलेंगे, n=2 आने वाला है, राइट, इन केस ऑफ फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन के केस में जनाब क्या आएगा CO3+ आएगा। कोबाल्ट 3+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 3D6, राइट, 3D6 होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे EN इथाइलिन डायमीन ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जनाब n=0 होने वाले हैं, क्योंकि 6 की 6 की पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। एंड इस केस में भी आपको ZnH2O होल 6, ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी n=0 ही आने वाला है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको मिलेगा नहीं। बट जैसे ही आप फोर्थ वन को ट्राई करेंगे, यानी कि कोबाल्ट 3+ यहाँ पर होगा, कोबाल्ट 3+ के केस में जनाब 3D6 होता है। बट यहाँ पर आप H2O को देखेंगे, H2O है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पर n=4, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे यदि आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से हम फिलिंग कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट, हमने पहले सिंगल फिलिंग की क्योंकि H2O था वीक फील्ड लिगेंड, n=4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो यस ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होने वाला है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता होंगे तो निश्चित तौर पर आप फटाफट क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। The total number of stereoisomer for the complex CrOx2ClBr3-। तो जनाब इस कॉम्प्लेक्स को हम दो तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। क्रोमियम जनाब यहाँ पर हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ पर हो जाएगा, एंड ऑक्सीलेटो यानी कि OX को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से जनाब हम OX को लिखेंगे। अब समझ सकते हैं कि इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। एंड दूसरी तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जनाब, एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर जनाब OX हो जाएगा एंड यहाँ पर OX हो जाएगा, यहाँ पर जनाब Cl को ऐड करिए, यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड करिए, राइट। अब हमने इन्हीं दो तरीकों से आप इस कंपाउंड को ड्रा कर सकते हैं। एंड एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है, राइट, एक ही स्टीरियो आइसोमर होगा। बट जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, तो जनाब यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 यानी कि D एंड L दोनों ही होने वाले हैं। तो जनाब 2 + 1 = 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमसे पूछा गया था ना, तो निश्चित तौर पे जनाब 3 होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर होगा 1 क्योंकि जनाब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट यहाँ पर हो जाएंगे 2 क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, D एंड L दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यस ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होने वाला है। एंड अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। द कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जनाब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, राइट, तो हमें निगेटिव साइन को यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम रेड पेन वापस लेकर आते हैं। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड जनाब 1 by 1 हमें चारों को सॉल्व करने पड़ेगा, तभी जाकर हम सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। टाइटेनियम OH2 कुछ नहीं जनाब H2O ही है, कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है। टाइटेनियम के केस में जनाब क्या होगा, टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, स्कैंडियम टाइटेनियम, यानी कि 3D1 होने वाली है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के केस में जनाब 3D1, निश्चित तौर पे जनाब ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम CFT में स्प्लिटिंग करते हैं जनाब। नीचे वाले होते हैं T2G, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो होंगे T2G। फिलहाल हम इसको यहाँ से रफ करते हैं। नीचे वाले 3 होंगे T2G, ऊपर वाला होगा EG। एंड यहाँ पर होता है कुछ बैरी सेंटर, राइट, एंड इसके ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि CFSE का हमारा फार्मूला क्या होता है। CFSE का फार्मूला जनाब हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। CFSE जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, CFSE का जनाब फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल इनटू, फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल इनटू 0.6, राइट, प्लस अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इनटू
-0.4, यहाँ पर जनाब माइनस होने वाला है, राइट। इसके नीचे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए आपको -0.4 करना पड़ेगा। तो जब जो भी मिलने वाला है वही जनाब होगी CFSE, राइट, डेल्टा नॉट। तो जनाब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टाइटेनियम की CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम निकालेंगे। जनाब यहाँ पर आप रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल जनाब 0 होने वाला है इंटू 0.6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G जनाब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो आप यहाँ पर इस तरीके से फिलिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड 0.4 जनाब हमसे पूछा गया था, माइनस यहाँ पर लगा लीजिए, हमसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा गया था। मैग्नीट्यूड के केस में जनाब 0.4 ही होने वाला है, राइट। तो जनाब इसका क्या होगा 0.4, अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए। एंड क्रोमियम H2O6 जनाब निश्चित तौर पे यहाँ पर क्रोमियम पर भी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम 3+ यानी कि 3D3 जनाब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जनाब EG में यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, एंड 0 इंटू 0.6 होने वाला है। एंड जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक देख पा रहे हैं वो इन सेकेंड ऑप्शन यानी कि क्रोमियम 3+ में यहाँ पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.4 दैट इज -1.2। बट फिलहाल तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -1.2, तो फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो यहाँ पर हम 1.2 ही लिखेंगे, राइट। एंड इसी तरीके से जब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, जनाब थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर ही लेते हैं लगे हाथ। Mn क्या आने वाला है, मैग्नीज पे जनाब होगा 3+, मैग्नीज 3+ का मतलब है जनाब 3D4, राइट। और अब यहाँ पर हमको बहुत ही ध्यान से देखना है 3D4, अब आ गए हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये जनाब हो जाएंगी T2G, ये हो जाएगा EG, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने बहुत ही आसानी से भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा जनाब, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। जनाब H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में जनाब स्प्लिटिंग कम होने वाली है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम होगी, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग के बजाय ऊपर जाना ही पसंद करेगा, राइट। वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग कर लेता है। तो जनाब यहाँ पर है वीक फील्ड लिगेंड, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आ जाएगा यानी कि EG ऑर्बिटल में। अब हमारे फॉर्मूले को बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अभी तक आप 0 यूज कर रहे थे ना, वहाँ पर अब 0 नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि जनाब 1 इलेक्ट्रॉन है EG ऑर्बिटल में, ये होता है EG ऑर्बिटल एंड ये होती हैं T2G ऑर्बिटल। 1 इंटू 0.6 प्लस जनाब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं 3 0.4, एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0.6 माइनस 1.2 दैट इज 0.6 आने वाला है, -0.6, हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, तो जनाब 0.6 यहाँ पर आएगा। ओके, तो जनाब तीनों हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, FeH2O होल 6 3+, FeH2O होल 6 3+ यानी कि जनाब Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3D5, एंड जनाब पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इस तरीके से भरे जाएंगे, इस तरीके से 1 2 3। एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो जनाब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ही जाने वाले हैं। ओके, तो इस बार भी हम CFSE कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जनाब 2 होगा, 0.6 होगा प्लस 3 इंटू -0.4 होने वाला है, राइट। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.2 एंड -1.2 यहाँ पर भी आएगा, तो निश्चित तौर पर जनाब ये हो जाएगा 0, राइट। तो इसकी CFSE क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड जनाब ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 में जनाब 1.2 होने वाला है, तो यस ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तो जनाब टफ नहीं है, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बट क्वेश्चन जनाब बहुत ही लेंदी हैं, 3-4 मिनट भी लग सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, उसके बजाय आप आंसर मार्क नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल तो टफ नहीं है, बट निश्चित तौर पे टाइम की डिमांड करते हैं, तो हमें पेशेंस बना के सॉल्व करना होगा एंड तक जाना होगा, तभी हम आंसर को क्रैक कर पा रहे होंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम पढ़ें उसके पहले तो हम ये सारी चीज़ों को सफाई करना चाहेंगे। तो यस, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम H2O होल 5 Cl Cl2 एज क्लोराइड आयन एज। तो जनाब ये क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा, बट बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया, ये हम समझते हैं, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपने ऐसा कुछ जरूर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर Cl है
एंड उसकी रिएक्शन अगर हम AgNO3 के साथ करवाते हैं तो जनाब AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl2 होता तो यहाँ पर 2AgCl का फॉर्मेशन होता, Cl3 होता तो फिर 3AgCl का फॉर्मेशन होता, राइट। ऐसा ही होता, आपने पहले भी पढ़ा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हमको मोल्स इक्वल करने होंगे। मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3, वही तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब बहुत ध्यान से देखिए, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, राइट। तो इन दोनों के मोल्स को हम इक्वल कर रहे होंगे। मोल्स को इक्वल कैसे करेंगे, हमें तो मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर जनाब आपको फॉर्मूला पता होगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जनाब मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। मोल्स ऑफ Cl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3, राइट, AgNO3। एंड हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है जनाब, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो निश्चित तौर पे जनाब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होने वाला है, राइट, क्योंकि मोल्स को पता करने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। मोलरिटी जनाब क्या होगी, क्लोरीन की मोलरिटी कहाँ पर दी हुई है, 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ, बट यहाँ पर Cl2 है, Cl2 होने की वजह से 0.01 नहीं बल्कि 0.02 होने वाली है, राइट। Cl2 है इसलिए यहाँ पर 0.02 हो जाएगा। इनटू वॉल्यूम क्या है जनाब, वॉल्यूम तो 20 ml है, तो फिलहाल इसको ml में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ml में ही है, ओके। एंड यहाँ पर M2 यानी कि मोलरिटी क्या है, 0.1 मोलर, 0.1। एंड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है नहीं जनाब, वॉल्यूम हमको पता करना है, तो जनाब इसको लिखते हैं यहाँ पर V2 एंड 0.1 यहाँ पर लेकर आते हैं हम, 0.1 हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ से हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, इन 2 जीरो को हटाएंगे, ओके। तो जनाब क्या आने वाला है, 2 × 2 4, यानी कि V2 इक्वल टू आने वाला है 4 ml। तो यहाँ पर हमें 4 लिखना था, राइट। तो इस क्वेश्चन का जनाब आंसर हो जाएगा 4। कैसे होगा, इसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के बाहर जो क्लोरीन होंगे, जितने क्लोरीन होंगे, जितने मोल क्लोरीन होने वाले हैं उतने ही मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो निश्चित तौर पर हम मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड मोल्स ऑफ AgNO3 को इक्वेट कर सकते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके हम मोल्स पता करेंगे। यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो एक क्लोरीन के लिए था, राइट, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन के केस में जनाब 0.01 नहीं बल्कि 0.02 मोलर सॉल्यूशन होने वाला है, राइट। तो 0.02 इंटू वॉल्यूम करेंगे हम, एंड इसी तरीके से M1V1 M2V2 करके हम सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी हम बोल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 जनाब, ये रहा हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जनाब पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो ऑन एन एवरेज आप 3 क्वेश्चन पर पेपर मान सकते हैं। तो जनाब कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल चुका होगा। चलिए जनाब लास्ट क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करते हैं। द होमोलिप्टिक एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2+ एंड H2O हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेटअप, ओके। T2G सेट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी जनाब थोड़ा सा अच्छा ही हम बोलेंगे। होमोलिप्टिक का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, राइट। होमोलिप्टिक का मतलब जनाब होता है ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, एंड हेट्रोलिप्टिक का मतलब होता है 2 टाइप ऑफ लिगेंड, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के लिगेंड हो, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O ऐसा कुछ, राइट। बट होमोलिप्टिक के केस में जनाब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड होने वाला है, एंड वो भी लिगेंड हमको यहाँ पर बता दिया गया है H2O CO2+। तो जनाब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। कोबाल्ट 2+, इसका मतलब जनाब कोबाल्ट यहाँ पर होगा, H2O ऐसे लिखेंगे, एंड जनाब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है तो निश्चित तौर पे 6 आएगा, एंड कोबाल्ट 2+ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्चुअल में वो होगा कंपाउंड पर, राइट। तो जनाब ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार, राइट। अब हमने अपना कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पे हम अपने क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक कर ही देंगे, ओके। तो जनाब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, तो निश्चित तौर पे जनाब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, यानी कि 27 कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का। तो फिर CO2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D7, राइट, क्योंकि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3D7, बट CO2+ के केस में 3D7 होने वाला है, क्योंकि जनाब s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल कर बाहर कर देंगे। 3D7 की हम फिलिंग कैसे करेंगे, हमें T2G सेट के बारे में पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर हम इस तरीके से ही फिलिंग करेंगे, एंड ये हो जाएगा हमारा T2G सेट एंड ये हो जाएगा EG सेट, ओके, दैट्स गुड। जनाब फिलिंग कैसे करेंगे 1 2 3, ओके। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। अब आगे के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगी, तो निश्चित तौर पे अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाना चाहेगा, पेयरिंग नहीं करना चाहेगा। जनाब 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो जनाब ये हो गया हमारा कंप्लीट।
और हमसे क्या पूछा गया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G सेट। तो जनाब T2G सेट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं? यदि आपकी आंखें सही हैं तो निश्चित तौर पर जनाब आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने वाला है, एंड यही हमसे पूछा गया था, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला है। ओके जनाब, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसानी से क्रैक किया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ तो हम नहीं बोलेंगे। एंड यस, ये रही जनाब हमारी आंसर कीज। तो बेसिकली आपको इन सभी PDF का प्रिंट आउट निकलवाना है, खुद बैठकर अकेले इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आकर हमारे वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। तो जनाब अभी के लिए तो इतना ही। यदि आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जाइए हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, आपको जाकर हमारे चैनल को विजिट करना है एंड सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, राइट। एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलता ही रहेगा। तो जनाब करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड जुड़ जाइए। एंड अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड, तो निश्चित तौर पर जनाब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, राइट। तो आप जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, सभी कुछ आपको मिलेगा। चलिए जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।